और लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। हमने लास्ट क्लास के अंदर मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पढ़े थे, मीन, मीडियन, मोड। और मैंने तीन किस्म के डाटा टाइप्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए, तीन किस्म के डाटा टाइप्स के बारे में बताया था। रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, और फिर अनग्रुप डाटा विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों डाटा टाइप्स का मैंने मीन, मीडियन, मोड निकालना सिखाया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा रिलायबल कौन सा है किन सर्कमस्टांसिस में। इस पर हमने अच्छी खासी बात की थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम कुछ नोट्स थे जो आपके सामने पेश अब करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम मेजर्स ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि लास्ट क्लास में तो हमने काफ़ी कुछ जो पढ़ा था वो रिवीजन था हमारे ओ लेवल और IGCSE का। और आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसी बातें भी हम सीखेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी। द डाटा सेट। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और कुछ थ्योरी थ्योरी मैंने ऐसी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर सिमेट्री के बारे में, सॉरी, स्क्यूनेस के बारे में जिक्र है। स्क्यूनेस के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि केम्ब्रिज का जो सिलेबस है उसने स्क्यूनेस के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बच्चों को स्क्यूनेस के बारे में पता होना चाहिए। बट मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ जगहों पे थ्योरेटिकली जहाँ बहुत सारे और आंसर्स भी एक्सेप्टेबल हैं, वहाँ एक पॉसिबल आंसर स्क्यूनेस के हवाले से भी होता है, जिसके अंदर जो है वो स्क्यूनेस का जिक्र होता है। तो स्टार्ट से स्टूडेंट्स होने के नाते और जिस किस्म का हम डाटा देखेंगे उसमें स्क्यूनेस किसे कहते हैं, स्क्यूनेस क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। तो सिलेबस ने डायरेक्टली ये बात नहीं लिखी है, लेकिन मार्किंग स्कीम के आंसर्स में ये बात कहीं कहीं आंसर्स के अंदर मौजूद है। लिहाजा उस मार्किंग स्कीम को समझने के लिए भी हमें वो पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो बात कर रहा है स्क्यूनेस के हवाले से उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ डाटा सेट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, और कुछ डाटा सेट ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं। सिमेट्रिकल डाटा क्या होता है? तो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इन बातों को कवर करेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह मजीद रीइंफोर्स करता हूँ। द डाटा सेट विच कंटेन्स आउटलायर्स is said to be skewed data, is said to be skewed data set, that is it forms a skewed distribution। अब देखिए आउटलायर्स क्या चीज थी। तो हमने सीखा था आउटलायर्स उन वैल्यूज को कहा जाता है, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज को आउटलायर्स कहा जाता है। वो वैल्यूज जो एक्सट्रीमली लार्ज हैं या एक्सट्रीमली स्मॉल है, डाटा सेट के डाटा सेट से बहुत डाटा सेट की बाकी वैल्यूज से बहुत हट कर है, ऐसी वैल्यूज को आउटलायर्स कहा जाता है। तो ऐसा डाटा सेट जिसके अंदर आउटलायर्स मौजूद हो उसे स्क्यूड डाटा कहा जाता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। अब समझे, मैंने एक आइडिया देने के लिए समझ लें, मीडियन और लीस्ट वैल्यू के दरमियान या मीडियन और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान भी कहा जाता है। मीडियन और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान जो फासला है उतना ही फासला मीडियन और अपर क्वार्टाइल के दरमियान है। भाई देखिए, मीडियन वो वैल्यू होती है जो बिल्कुल मिडल में होती है। इसका मतलब जितनी वैल्यूज मीडियन के लेफ्ट पर होती हैं उतनी ही वैल्यूज मीडियन के राइट पर हैं। ये बात तो कंफर्म है। नंबर ऑफ वैल्यूज टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट आर इक्वल इन नंबर, तादाद में बराबर होते हैं। तादाद में नंबर ऑफ वैल्यूज above the median and number of values below the median are equal, they are equal in number। but value, नंबर ऑफ वैल्यूज तो बराबर होती हैं, बट जो वैल्यू है, मतलब जो नंबर का मैग्नीट्यूड समझ लें आप, जो फासला है हाईएस्ट वैल्यू का मीडियन के साथ, जो मीडियन से लेकर मीडियन वाली वैल्यू में और जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है उसमें जो मैग्नीट्यूड्स का फर्क है, और जो लीस्ट वैल्यू और मीडियन में जो मैग्नीट्यूड्स का फर्क है वो तो रहेगा। परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा वो डाटा होता है जिसमें जिस तरह वैल्यूज मीडियन के राइट पर होती हैं उसी तरह लेफ्ट पर होती है। मिसाल, मीडियन 50 है, तो मीडियन के लेफ्ट पे वैल्यूज इस तरह से हैं, 40, 40, 30, 20, 10। दो 40 है, एक 30 है, एक 20 है, और एक 10 है। अच्छा, अब राइट पर क्या है मीडियन के? मीडियन 50 पे था। 60, 60, 70, 60, 60, 70, 80, 90। तो मीडियन अगर 50 वाली वैल्यू है तो मीडियन के लेफ्ट पे 5 वैल्यूज है मिसाल है, और मीडियन के राइट पर भी 5 वैल्यूज। तो मीडियन के लेफ्ट पे जो 5 वैल्यूज है वो मीडियन से कितना दूर है? तो 50 से दो वैल्यूज 40 है, मतलब 50 से 10 के फासले पर है। 50 से नीचे कौन वो है? 40, 40। फिर एक 20 के फासले पर है 30, फिर 30 के फासले पर है 20,
और फिर एक 40 के फासले पर है 10। और मीडियन के राइट पर जो वैल्यूज है वो है 60, 60, ये मीडियन से 10 के फासले पर है। फिर 70, 20 के फासले पर है। फिर 80, 30 के फासले पर है। और 90, 40 के फासले पर। तो बताने का मकसद, जिस तरह से वैल्यूज मीडियन के राइट पर स्प्रेड हुई, जिस तरह से वैल्यूज मीडियन के राइट पर मौजूद हैं, उसी तरह वैल्यूज का जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ वैल्यूज तो बराबर ही होती हैं, लेकिन जो डिफरेंस है या जो जो वैल्यूज का मैग्नीट्यूड है वो जिस तरह से राइट की तरफ है उसी तरह लेफ्ट की तरफ नजर आता है। ऐसा डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा कहलाता है। और अगर ऐसा ना हो, अब समझ ले मीडियन 50 पर है और हाईएस्ट वैल्यू 120 है, तो मीडियन और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान फासला कितना हो गया? 70 का। और लीस्ट वैल्यू 20 पर है, 50 और 20 के दरमियान फासला कितना हो गया? 30 का। तो अब देखेंगे कि लेफ्ट पे जो मीडियन के लेफ्ट पर जो वैल्यू है सबसे कम, उसका फासला मीडियन से कम है, और जो मीडियन के राइट पर वैल्यूज हैं उनका फासला मीडियन से ज्यादा है। तो ऐसे डाटा को पॉजिटिवली स्क्यूड कहा जाता है। आसान भाषा में याद रखने में, सीधे हाथ राइट, अगर मीडियन की राइट साइड पर डिफरेंस ज्यादा है वैल्यूज के दरमियान, अगर मीडियन की राइट साइड पर जो नंबर्स हैं वो मीडियन से ज्यादा दूर हैं और लेफ्ट वाले करीब हैं, राइट पे फोकस करें, राइट वाले अगर ज्यादा दूर है मीडियन से तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर लेफ्ट वाले ज्यादा दूर हैं तो नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर बराबर बराबर है तकरीबन मीडियन से सब, राइट वाले भी लेफ्ट वाले भी, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल। और अगर एग्जैक्टली है तो फिर परफेक्टली सिमेट्रिकल रहेगा। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो परफेक्टली सिमेट्रिकल की दी थी। इन हर दफा डाटा डाटा कोई हमेशा कोई सिमेट्रिकल परफेक्टली सिमेट्रिकल थोड़ी ना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डाटा जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होता है। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश है कि स्क्यूनेस डिस्क्राइब द एसिमेट्री, asymmetry that is lack of symmetry of a distribution. Skewness का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, there is a lack of symmetry. और सिमेट्रिकल क्या होता है मैंने आपको बताया। लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें पता है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री बनती थी। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो एक फिगर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, सच दैट द टू पार्ट्स ओवरलैप। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे उसको ऑब्जेक्ट को फोल्ड करूं तो वो दो पार्ट्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। द फिगर A line of symmetry is the line which divides a particular 2D figure or 3D figure into two equal halves. नहीं 2D फिगर, सॉरी 2D फिगर को 3D फिगर के लिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। A line of symmetry is a line that divides a particular 2D figure into two equal halves which are mirror images of each other. तो सिमेट्रिकल डाटा भी वही होता है जिसमें मीडियन जो है, समझ लें वो जब उसका ग्राफ बनाया जाता है सिमेट्रिकल डाटा का, तो वो ऐसे बनता है कि मीडियन पे अगर हम वर्टिकल लाइन बनाएं तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ऐसे ग्राफ, ऐसे डाटा को सिमेट्रिकल डाटा कहा जाता है। जो हमारे सिलेबस में S1 का आखिरी टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उस टॉपिक के अंदर जो है वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा जो है उसको मॉडल किया जाता है थ्रू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर S1 सिलेबस। अच्छा, a skewed distribution therefore as has one tail longer than the other। अब देखिए आसान तरीके से बताता हूँ। सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसा नजर आता है, ऐसा जो ग्राफ होता है ना, ये सिमेट्रिकल डाटा की निशानी है कि बीच में मीडियन है, और जैसे मीडियन के राइट पर स्प्रेडिंग है उसी तरह लेफ्ट पर है। और एक डाटा इस तरह का होता है, ये जो डाटा कहलाता है ना, ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है। और एक डाटा इस तरह का होता है, ये जो डाटा होता है ना, ये नेगेटिवली स्क्यूड कहलाता है। तो ये समझ लें, ये वाला जो डाटा आपके सामने है, दिस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है। ये वाला जो है कहलाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड। मैं लिख देता हूँ, खाली पॉजिटिव लिख रहा हूँ, पॉजिटिवली स्क्यूड है ये। और ये वाला जो है नेगेटिवली स्क्यूड है। कि अगर लाइन है समझ लें बीच में, अब समझ लें बीच में मीडियन है, तो मीडियन जो राइट वाली वैल्यूज है उसका फासला मीडियन से ज्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर ये बीच में मीडियन है और लेफ्ट वाली वैल्यूज का फासला मीडियन से ज्यादा है, लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा दूर है, तो फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड कहलाता है। तो ये सिमेट्रिकल डाटा की निशान, ये सिमेट्रिकल डाटा का ग्राफ होता है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड का होता है, ये नेगेटिवली स्क्यूड का होता है।
मैंने आपको कहा ना, स्क्यूनेस डायरेक्टली उसने सिलेबस में नहीं लिखी हुई, लेकिन मार्किंग स्कीम में कमेंट्स में हमें कहीं नजर आती है। तो हम इसको इतना समझ लें बस कि पॉजिटिव स्क्यूड किसे कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूड किसे कहते हैं। कभी हमें डाटा को देखकर ये बताना हो ना, तो हम बता सकते हैं कि देखो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है। बाजू का डाटा को कंपैरिजन करना, दो डाटा सेट में कंपेयर करना होता है, तो उसमें एक डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है। या एक पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और एक सिमेट्रिकल होता है। तो ये दोनों चीजें ये कमेंट के तौर पे भी बाजू का यूज हो सकती है। ऑल्टरनेटिव कमेंट्स मौजूद होते हैं, बट ये भी एक कमेंट मार्किंग स्कीम में कभी कभार नजर आता है, तो इसलिए इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। A skewed distribution therefore has one tail longer than the other। तो ये टेल, ये वाली टेल हो गई, वन टेल लॉन्गर देन द अदर। ये यहाँ जितनी टेल दोनों बराबर हैं, इक्वल टेल्स, या एक लॉन्गर है, राइट वाली लॉन्गर है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेफ्ट वाली लॉन्गर है तो नेगेटिवली स्क्यूड। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट, ये वाला केस। द मीन ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा विल बी ग्रेटर देन द मीडियन। वेरी ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा में जो मीडियन के राइट पर वैल्यूज हैं वो बहुत मीडियन से ज्यादा दूर है। तो मीन तो तमाम वैल्यूज को कंसिडर करता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा में जब मीन तमाम वैल्यूज को कंसिडर करते हुए मीन निकलेगा, तो वो मीन मीडियन के मुकाबले में ज्यादा होगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, अच्छा सिमेट्रिकल जो डाटा होता है ना, परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा, उसमें मीन मीडियन मोड सब बराबर होते हैं। ये आगे आगे आखिरी पॉइंट में कह भी रहा है, इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल नॉन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। अच्छा, positively skewed distribution has a longer tail to the right, the mean of positively skewed data will be greater than the mean। positively skewed data होगा तो उसका mean ज्यादा होगा median के comparison। a negatively skewed distribution has a longer tail to the left, ये वाला case, the mean of negatively skewed data will be lesser than the median। तो ऑब्वियस है नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में मीन जो है मीडियन के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि मीन तमाम वैल्यूज को कंसिडर करता है, और बहुत सारी वैल्यूज ऐसी थी जो मीडियन से, मतलब नहीं सॉरी, जो मीडियन से छोटी वैल्यूज थी, जो मीडियन के लेफ्ट में वैल्यूज थी वो मीडियन से ज्यादा दूर थी, वो मीडियन से ज्यादा छोटी थी, लिहाजा मीन उसने उन वैल्यूज ने मीन को छोटा कर दिया। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा में मीन मीडियन से ज्यादा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में मीन जो है वो मीडियन से कम होता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ नो स्क्यू, नो स्क्यू का मतलब होता है सिमेट्रिकल, इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ नो स्क्यू, जीरो स्क्यूनेस, तो कहे ना डाटा की स्क्यूनेस जीरो है। स्क्यूड डाटा का मतलब यह है कि उसमें सिमेट्री नहीं है। स्क्यूनेस डिस्क्राइब द एसिमेट्री, दैट इज लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर कोई मुझे कहे जीरो स्क्यूनेस है या नो स्क्यूनेस है, तो आप समझ जाइएगा कि वो डाटा सिमेट्रिकल डाटा है। और ये एग्जांपल दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम टॉपिक नंबर 5 सिलेबस के टॉपिक नंबर 5 में पढ़ेंगे, उसके बारे में एग्जांपल दिया। इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल नॉन स्क्यूड, जीरो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, या परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा, ये सब एक ही बात है। जो नो स्क्यूनेस वाला डाटा होता है वो सिमेट्रिकल कहलाता है, और सिमेट्रिकल परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा में मीन मीडियन मोड सेम होते हैं। As distributions become more skewed, the difference between these different measures of central tendency gets larger। बोला जैसे जैसे स्क्यूनेस बढ़ती चली जाती है, डिफरेंस जो है इन मेजर्स के दरमियान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन जो है मीडियन से ज्यादा होता है, और नेगेटिवली स्क्यूड में मीन जो है मीडियन से कम होता है। मुझे बताएं, ये जो नोट फॉर्म में मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो समझने कुछ हद तक वो बातें हैं जो सिलेबस ने डायरेक्टली नहीं मांगी, लेकिन मार्किंग स्कीम कमेंट्स के लिए जरूरी था समझना। तो मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉन्सेप्चुअली हम समझ गए स्क्यूनेस क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड किसे कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक नंबर 1 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें हर मेजर, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे आप डाटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स देखेंगे, हिस्टोग्राम, सीएफ, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, वो टॉपिक नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ही है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पे ही हैं इस वक्त, वरना ज्यादातर आगे जो हम जाएंगे इंशाल्लाह तो ज्यादातर कैलकुलेशंस ही होती है। और स्टैट्स के अंदर अगर हम थ्योरी की बात करें, तो 50 मार्क्स के पेपर में आप 2 3 4 नंबर की थ्योरी एक्सपेक्ट कर लें, मैक्सिमम बहुत चला जाए तो 5 मार्क्स, एटमोस्ट 5 मार्क्स। इससे ज्यादा थ्योरी तो हमने नहीं देखी, ज्यादातर कैलकुलेशंस ही होती हैं। बट जब हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हैं और हम थ्योरेटिकली भी चीजों को देखते हैं, तो फिर कोई थ्योरी अचानक हट के आ जाती है तो हम जवाब देने के काबिल होते हैं। इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल गुफ्तगू अपने टॉपिक नंबर 1 में काफी ज्यादा रखी है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेजर्स ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन पर। अभी जो हमने मेजर्स पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर, जो ओ लेवल में भी पढ़े हुए थे, उनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब एक होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक चीज मतलब एक
कुछ मेजर्स होते हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के होते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड, दे आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो एवरेज भी, जिनको कॉमनली यूज्ड एवरेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को समराइज करती है सिंगल वैल्यू में और हमें कंपैरिजन में मदद देती हैं, सब बताया था आपको। अब मेजर्स ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन क्या है, ये क्या बताती है? मेजर्स ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन ये बताती हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर हमने निकाला था, ऑन एवरेज वैल्यूज उससे कितना ज्यादा दूर है बाकी वैल्यूज जो है उस मीन से। मतलब मिसाल है, अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन ले रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो हम निकालना सीखेंगे, वो जितना ज्यादा होगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो एवरेज हमारी निकली थी और जो बाकी वैल्यूज थी, वो बाकी वैल्यूज मीन से काफी दूर है। अगर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्प्रेड निकाला हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मिसाल है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा, इसका मतलब वैल्यूज मीन से बहुत दूर हैं, वैल्यूज आर मोर स्प्रेड आउट, फार अवे फ्रॉम द मीन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो वैल्यूज विल बी क्लोज टू द मीन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, या बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो चार हैं: रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये जो दो मेजर्स है ना, इनका ताल्लुक, ये डेविएशन बताते हैं फ्रॉम द मीन, और जो रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज वाले मेजर्स हैं, इसमें खास कर इंटरक्वार्टाइल रेंज, रेंज तो खैर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज पे निकल जाता है, ये वाला जो मेजर है ना, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये हमें बताती है, रेंज इंटरक्वार्टाइल रेंज हमें बताती है कि वैल्यूज मीडियन से कितना स्प्रेड आउट है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, जब भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे वो मीडियन को यूज करता है ना, तो मेजर ऑफ स्प्रेड में वो इंटरक्वार्टाइल रेंज को उसका दोस्त बनाता है। मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज साथ साथ चलते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन साथ साथ चलते हैं। जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन होगा, तो मेजर्स ऑफ वेरिएशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन होगा, तो मेजर ऑफ स्प्रेड के लिए इंटरक्वार्टाइल रेंज होगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? ये बात हमें डाटा खुद बता रहा होता है, डाटा देखकर खुद पता चल जाती है। ये अभी मैंने सिर्फ गुफ्तगू का आगाज किया है, मैं इसको मजीद इंशाल्लाह बिल्डअप करता हूँ। तो पहले मैं थोड़ा पढ़ लूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक एग्जांपल भी देता हूँ। अ मेजर ऑफ स्प्रेड, समटाइम्स कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इज यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी इन अ सैंपल और पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितनी वेरिएबिलिटी है। बल्कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे दिल में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। दो क्लासेस हैं, एक साइंस और एक कॉमर्स, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। मैं दो सेक्शंस को पढ़ाता हूँ, एक साइंस सेक्शन है और एक कॉमर्स सेक्शन। मैंने दोनों सेक्शंस में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट मैथ्स का कंडक्ट करवाया, एंड आई हैड टू चेक कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है और किसकी बुरी परफॉर्मेंस है। जब मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया और मैंने जब मीन निकाला, समझ ले मीन भी 60 आ गया, मीडियन भी 60 आ गया। बल्कि ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है। मैंने 120 मार्क्स का टेस्ट लिया, क्लास ए ने दिया, उनके मार्क्स आए 48, 52, 60, 60, 60, 68, 72। क्लास बी ने जब पेपर दिया तो एक के 0 आए, एक के 10 आए, तीन के 60 आए, एक के 110 आए, एक के 120 आए। अब जब मैंने इन दोनों डाटा सेट्स का मीन मीडियन मोड निकाला, तो मीन भी 60, मीडियन भी 60, मोड भी 60। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन है: मीन, मीडियन, मोड। मीन की बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश की, तो मीन 60 निकला दोनों का। मीडियन निकाला तो भी 60, मोड निकाला तो भी 60। अब मैंने कहा ये चक्कर क्या है? इससे मुझे मीन मीडियन मोड से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों क्लासेस एग्जैक्टली सेम है। अब आप देख कर बताइए, क्या दोनों क्लासेस में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है या बच्चों की सलाहियत है वो एक जैसी है? जवाब दें, यस और नो। क्या दोनों क्लासेस में जो बच्चों का कैलिबर है वो एक जैसा है? यस और नो में जवाब देना है, सिंपल। नो, बिल्कुल सही, जबरदस्त, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेट। बिल्कुल नहीं, कैलिबर में बहुत डिफरेंसेस हैं। क्लास ए जो है, उसमें आप देखें कि अगर मीन मीडियन मोड 60 है,
तो जो लो अचीवर है, सबसे लो अचीवर है, वो भी मीन से ज्यादा दूरी पे नहीं है, ज्यादा फासले पर नहीं है। 60 और 48 में 24 का फासला है। और जो सबसे हाई अचीवर है उसमें भी ज्यादा फासला नहीं है मीडियन और मीन के मुकाबले में, वो भी कोई ज्यादा तुर्रम खान नहीं है। तो ना ही कोई बहुत ज्यादा नील बट्टा नील बच्चा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब जब इसका डाटा स्प्रेड ऑफ डाटा निकालूंगा ना, तो डाटा की वैल्यू लेस स्प्रेड आउट होंगी। अच्छा, एक आसान मेजर ऑफ स्प्रेड जो है ना, वो है रेंज, जो आप लोगों ने इंटरक्वार्टाइल रेंज और रेंज दोनों पढ़े। रेंज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। वेरिएबिलिटी या मेजर ऑफ स्प्रेड के तौर पे एक मेजर आप लोग, दो मेजर्स पढ़ते हैं रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज के, ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में। तो रेंज पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रेंज? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। डाटा की हाईएस्ट वैल्यू में से अगर लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो रेंज आ जाती है। तो 72 माइनस 48, रेंज कितनी आ गई भाई? 72 माइनस 48 से 24 आ गई। और जब मैंने नीचे रेंज निकाली तो 120 माइनस 0, रेंज कितनी है? 120। उफ, इतनी ज्यादा। तो रेंज, रेंज अगर छोटी है इसका मतलब वैल्यूज कम स्प्रेड आउट है। रेंज अगर बड़ी है इसका मतलब वैल्यू ज्यादा स्प्रेड आउट है। अच्छा, एक और जुमला मैं बताता हूँ। लोअर द रेंज या लोअर द स्प्रेड ऑफ द डाटा। स्प्रेड निकालने के मुख्तलिफ मेजर्स हैं, चाहे रेंज निकालें, चाहे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालें, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें, चाहे वेरियंस निकालें। लोअर द मेजर ऑफ स्प्रेड, हायर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, एंड हायर द स्प्रेड, लोअर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, वैल्यूज उतना ज्यादा दूर दूर होंगी और उनमें उतनी कम कंसिस्टेंसी होगी। और स्प्रेड जितना कम होगा, वैल्यूज उतना करीब करीब होंगी और उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी। स्प्रेड कम, वैल्यूज आर मोर कंसिस्टेंट। मोर द हायर द कंसिस्ट, लोअर द स्प्रेड हायर द कंसिस्टेंसी, एंड हायर द स्प्रेड लोअर द कंसिस्टेंसी। तो अब देखें यहाँ पर स्प्रेड जो है वो बहुत, मेजर स्प्रेड के तौर पे जो सबसे आसान मेजर था रेंज, उसके मुताबिक देखा कि यार स्प्रेड तो बहुत कम है। जब स्प्रेड बहुत कम है इसका मतलब वैल्यूज आर मोर कंसिस्टेंट। रेंज कम है तो वैल्यूज की कंसिस्टेंसी ज्यादा है। कंसिस्टेंट वैल्यूज का मतलब ये है कि क्लास में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है कैलिबर के। लेकिन क्लास बी के अंदर देखा जाएगा तो रेंज बहुत ज्यादा है। तो स्प्रेड क्योंकि बहुत ज्यादा है, लिहाजा वैल्यूज में कंसिस्टेंसी बहुत कम है। वैल्यूज में कंसिस्टेंसी बहुत कम है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैलिबर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। वैल्यूज में कंसिस्टेंसी कम है, इसका मतलब जो क्लास का जो कैलिबर है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, कैलिबर डिफरेंसेस हैं। कोई तो बहुत ही तुर्रम खान बच्चे मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, टॉप क्लास लेवल के बच्चे। कुछ तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल के माठे बच्चे, 0/0, इनके लिए पास होना मुश्किल है, जस्ट पास भी नहीं हो रहे। तो इसका मतलब मीन मीडियन मोड 60 है लेकिन जो कैलिबर डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ऊपर मीन मीडियन मोड 60 है लेकिन कैलिबर डिफरेंसेस कम है। तो रे स्प्रेड अगर ज्यादा हो कंसिस्टेंसी कम होती है, स्प्रेड अगर कम हो कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम बात करें, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ क्रिकेट मैचेस की। अब तो मैंने खैर वक्त का जिया भी है और जिंदगी की मसरूफियात जो हैं उसको जब प्रायोरिटीज बदल जाती हैं तो इंसान फिर अपनी मसरूफियात को उसी तरह कर लेता है। तो अब क्रिकेट मैच तो अब नहीं देखता सालों से अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त का जिया ही लगता है। लेकिन जब देखता था ना तो एक परफॉर्मेंस हम हमेशा देखते थे कि क्रिकेट में अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें और हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें, तो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अगर 10 मैचेस की देखी जाए और मिसाल है उसका एवरेज 50-50 ओवर के अंदर, 50 ओवर की बात करता हूँ, 300 भी आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया का एवरेज भी 300 आ रहा है, दोनों का एवरेज सेम आ रहा है। बट पाकिस्तान का कभी तो ये मामला है कि कभी तो 150 पे या 200 पे होल टीम आउट हो रही है और कभी 350 तक भी मामला जा रहा है, मिसाल है। तो अगर एवरेज करीब करीब ही है ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, या मैंने आसान भाषा में सेम कर दी, तो जब इनके स्कोर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस या इंटरक्वार्टाइल रेंज या रेंज निकालेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर स्प्रेड निकलेगा ना, वो
कम होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट है। हमें पता है कि भाई 280, 290, 300, 310, 320 इतनी मारेगी। और जो पाकिस्तान है वो अगर कभी अच्छा खेल भी लेती है तो कभी तो बहुत ही बुरा भी खेल लेती है। तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। फिर जो अलग अलग मामला हैं जिसमें गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस हैं और उसमें प्लेयर्स को खरीद लिया जाता है, और हमारे जो मामला दूसरे मुख्तलिफ हैं, अल्लाह उससे बचाए, उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो मामला हैं उसकी वजह से ऐसा ज्यादा भी होता है। लेकिन हमने जो देखा वो यही देखा कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो है कंसिस्टेंट नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की या बाकी कुछ टीम ऐसी हैं जिनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है उसका मेजर और स्प्रेड जब निकालेंगे तो वो स्प्रेड कम दिखा रहा होगा, कम आ रहा होगा स्प्रेड। और जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, जिनकी कंसिस्टेंसी कम है, उनका स्प्रेड ज्यादा हो रहा होगा। तो ये एक और एग्जांपल है, आपके जहन में होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ इसको जो गुफ्तगू है उसको मुकम्मल करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा को कंपेयर करने के लिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिस पर काफी नहीं होता। डाटा कंपैरिजन के लिए जरूर डाटा कंपैरिजन के लिए सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काफी नहीं है, बाकी डाटा की सही कंपैरिजन करने के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ मेजर ऑफ स्प्रेड भी चाहिए होता है, ताकि मैं डाटा पे सही कंक्लूजन ड्राइव कर सकूं। यूजुअली ऐसा होता है कि दो कमेंट्स, डाटा को कंपेयर करके दो कमेंट्स लिखने का वो मुझे कहता है, और एक कमेंट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिस पर देता हूँ और एक कमेंट में मेजर ऑफ स्प्रेड की बेसिस पर देता हूँ, जैसा कि आगे मैं देखूंगा भी। लेकिन ध्यान में रखें, जो मैं खास आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली S1 के हवाले से, बल्कि नॉर्मल एक प्रैक्टिस है स्टैट्स के अंदर, मीडियन के साथ जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर मीडियन है ना, तो स्प्रेड या वेरिएशन के तौर पे जो यूज हो रहा होगा वो इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज हो रहा होगा। तो मीडियन के साथ चलता है इंटरक्वार्टाइल रेंज, और मीन के साथ चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। So sir, can we say that this is also the example of symmetrical data because mean equals to median equals to 60 है? नहीं 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 नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है। देखो, परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा में मीन मीडियन मोड सेम होता है, लेकिन हर वो डाटा जिसका मीन मीडियन मोड सेम है वो सिमेट्रिकल है, ये मुनासिब नहीं। जैसे हम कहते हैं एवरी डॉग इज एन एनिमल, बट एवरी एनिमल इज नॉट अ डॉग। एवरी डॉग इज एन एनिमल, हर डॉग एक एनिमल है, बट एवरी एनिमल इज नॉट अ डॉग। बट हर एनिमल जो है वो डॉग नहीं है, और भी बहुत सारे एनिमल्स। इसी तरह अगर डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड सेम होगा, बट अगर मीन मीडियन मोड किसी डाटा का सेम है तो वो परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा है, ये कंफर्म नहीं। सही है? तो यहां पर ये डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा में स्प्रेड भी बराबर बराबर होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि स्प्रेड जो है राइट की तरफ वैल्यूज का कुछ और है, लेफ्ट पे कुछ और है, स्क्यूनेस नहीं होती उनमें। ये तो स्क्यूड डाटा है। मीडियन के राइट पर जो वैल्यूज हैं और लेफ्ट पर जो वैल्यूज हैं, अब देखें, ये 60 है, ये 120 तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है, 70 तक। हाँ वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक तो ये है, वैसे सही बात है। तो कुछ हद तक तो मीन मीडियन मोड अगर सेम है तो ये थोड़ा सा लग तो रहा है, क्योंकि 60 अगर बीच में 60 है तो राइट पर जो वैल्यूज है 8 और 8 का फासला है, और ये फिर 4 आगे है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है ना। ये अगर मीडियन है तो मीडियन के राइट पर अगर देखें 60, लेफ्ट पर फिर देखा जाए तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, और यहाँ 4 का डिफरेंस है। हाँ सही है, सॉरी माय बैड। यहाँ पर हसन, आई एम रेक्टिफाइंग माई सेल्फ, ये सिमेट्रिकल डाटा बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल लग रहा है, क्योंकि अगर मीडियन आपका 60 है, उसके राइट पर जिस तरह से वैल्यूज स्प्रेड आउट है उसी तरह लेफ्ट पर वैल्यूज स्प्रेड आउट है। ये चीज़ मैंने जो है वो अभी सोची तो मुझे रियलाइज हुआ। सही है। जैसे बिल्कुल राइट वाली का कोई फासला नहीं, डिफरेंस नहीं है, उसके बाद 8 का फासला है, फिर 4 का, तो यहाँ भी इसी तरह चल रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बीच में अगर 60 है तो यहाँ 60, फिर क्या है, फिर 50 का फासला है, फिर 10 का फासला है, और यहाँ सेम है, और 50 का फासला 10 का। बेहतरीन। दोनों डाटा आपस में ये मतलब ये डाटा सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिकल डाटा है, ये भी सिमेट्रिकल डाटा है, बिल्कुल सही। सिमेट्रिकल डाटा की मिसाल हो गई। सही है हसन, गुड पॉइंट पिक।
अच्छा पॉइंट पिक किया आपने, सही है। तो कैन वी से दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल डाटा बिकॉज, हाँ, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों सेम है, लिहाजा ये सिमेट्रिकल डाटा की मिसाल है। मैंने भी कहाँ से कहाँ क्या क्या मिसालें जोड़ दी, लेकिन वो बात भी दुरुस्त है कि हम कहते हैं कि एवरी डॉग इज एन एनिमल बट एवरी एनिमल इज नॉट अ डॉग। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो तो सकता है ना। मतलब मिसाल है कि ये तो मैंने परफेक्टली सिमेट्रिकल बनाया हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता, बात तो मैंने गलत नहीं कही थी। अगर ये 100 है और यहाँ ये 40 80 है, तो मीन मीडियन मोड तो अभी भी 60 होगा। लेकिन क्या ये डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है? नहीं। 60 से 48 के दरमियान फासला है 12 का, 60 से 100 के दरमियान फासला है 40 का। तो अभी कौन सा डाटा है बताओ? सिमेट्रिकल नहीं होता तो कौन सा स्क्यूनेस है? ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा हो गया। मैंने ये कहा कि अगर 60 यहाँ वैल्यू है या 48 ही है, या 72 के बजाय 100 लिखा होता, अब क्या ये डाटा सिमेट्रिकल है? इज दिस डाटा सिमेट्रिकल? नो, इट्स नॉट। एंड इफ इट्स नॉट सिमेट्रिकल देन व्हाट काइंड ऑफ डाटा दिस इज? वेरी गुड अब्दुल रहमान, दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा। तो मीन मीडियन मोड तो इस डाटा का भी 60 आ रहा है, बट क्या ये डाटा सिमेट्रिकल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है। तो इसका मतलब जो मैंने जुमला कहा था वो तो बिल्कुल परफेक्टली सही था। वो बात सही है। असल में मैंने जब एग्जाम्पल देखा ना, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल के अंदर तो ये बात हसन सही कह रहा है। एग्जाम्पल मैंने ही बनाई हुई है, और काफी अरसा हो गया बनाए हुए, तो बस मैंने इस चीज में सोचा नहीं, लेकिन वैसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एवरी सिमेट्रिकल, इफ द डाटा इज परफेक्टली सिमेट्रिकल देन मीन मीडियन मोड विल बी इक्वल, but if the mean median and mode are equal, then it's not necessary that the data is perfectly symmetrical. मीन मीडियन मोड बराबर होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है। बट अगर डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो इसमें फिर 100% श्योरिटी है कि मीन मीडियन मोड उसका सेम होगा। बट अगर मीन मीडियन मोड सेम है तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है। बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सेट ए भी सिमेट्रिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी भी, क्योंकि वैल्यू जिस तरह से स्प्रेड आउट हुई भी है मीडियन के राइट पर, जिस तरह से स्प्रेड आउट है उसी तरह लेफ्ट पर स्प्रेड आउट। तो फॉर बोथ, अच्छा मैं ऊपर आ रहा था, इट इज यूजुअली यूज्ड इन कंजक्शन। दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज सिमेट्रिकल बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट व्हेन मीन इक्वल्स टू मीडियन इट इज आल्सो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, तीनों की बात होती है। सिमेट्रिकल में तो तीनों ही सेम होते हैं। परफेक्टली सिमेट्रिकल मीन मीडियन मोड तीनों ही सेम होते हैं, सही है। अच्छा अब देखें, इट इज यूजुअली यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। अब ये लिखा हुआ क्या है, फिर पढ़ता हूँ उसकी। अ मेजर ऑफ स्प्रेड, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, is used to describe the variability in a sample or population. It is usually used in conjunction with a measure of central tendency, such as the mean or median, to provide an overall description of a set of data. डाटा की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बयान करना चाहता हूँ या ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो मुझे ये दोनों मेजर्स को साथ साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे मैं अपने कमेंट को बेस नहीं कर सकता। सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ मुझे उसका स्प्रेड भी देखना होगा, तब जाके सही कंपैरिजन माना जाएगा। A measure of spread gives us an idea of how well the mean, for example, represents the data. अब ये वाला बात क्या मतलब है? अब सोचें, दो क्लासेस हैं, दोनों का मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया और मीन 60% आ गया, सही है। अब एक क्लास का जो मैंने इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाली तो वो बहुत ज्यादा आ रही है, और एक क्लास की इंटरक्वार्टाइल रेंज कम आ रही है। तो अब जिस क्लास की इंटरक्वार्टाइल रेंज कम है ना, उसका स्प्रेड कम है। जिसका स्प्रेड कम है इसका मतलब ज्यादातर बच्चे मीन के करीब है। इसका मतलब जो मीन डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो मीन मीन वाली वैल्यू जो डाटा पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही थी वो अच्छा रिप्रेजेंट कर रही थी। मीन अगर 60% है, किसी बच्चे से पूछा तुम्हारे कितने, एक बोल रहा है 55, एक बोल रहा है 65, एक बोल रहा है 50, एक बोल रहा है 70, तो मीन के करीब करीब नजर आए। तो यहाँ जो मीन 60% था वो रिप्रेजेंटेटिव था, अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा था डाटा को। और एक क्लास में गए, मीन तो 60 है, एक से पूछ रहा हूँ बोल रहा है 10, एक से पूछ रहा हूँ 15, एक बोल रहा है 90, एक बोल रहा है 95। हम बोल रहे हैं यार मीन तो 60% आया हुआ है और कुछ की तो इतनी कम है, कुछ की इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब स्प्रेड उसका ज्यादा होगा, इंटरक्वार्टाइल रेंज रेंज वगैरह स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह उसका ज्यादा होगा। मतलब मीन के साथ तो स्टैंडर्ड डिवीजन को देखा जाता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन उसका ज्यादा होगा।
लिहाजा अब जो मीन है ना वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अगर स्प्रेड कम है, अगर स्प्रेड कम है इसका मतलब मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी जो भी आया है, जैसे मीन आया है, तो वो अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वेरिएशन के मुताबिक स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी है वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज बहुत बड़ी वैल्यूज कंबाइन होके एक बीच में आके मामला बैठ गया, बट वो वैल्यू जो बीच में आई है मीन, वो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। तो मेजर स्प्रेड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ वेल द मीडियन फॉर एग्जांपल represents the data. If the spread of the values in the data set is large, spread बहुत ज्यादा है, the mean is not as representative of the data as if the spread of data is small. This is because a large spread indicates this is because a large spread indicates that there are probably large differences between individual values. Spread अगर ज्यादा है इसका मतलब individual values में differences ज्यादा हैं, मतलब कंसिस्टेंसी वैल्यूज के दरमियान कम है। अच्छा, कमेंटिंग में हम यूजुअली जब कमेंट्स करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसमें वो कंसिस्टेंसी का लफ्ज S1 का एग्जामिनर बहुत शायद कहीं मेरे जहन में हो तो हो, वरना S1 के एग्जामिनर ने कंसिस्टेंसी का लफ्ज मार्किंग स्कीम में बहुत ही कहीं रेयरली यूज किया हो, तो क्यों मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। तो वो कंसिस्टेंसी का लफ्ज डायरेक्टली यूज नहीं करता, लेकिन ये बात होती यही है, स्प्रेड अगर कम है तो वैल्यूज में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और स्प्रेड अगर ज्यादा है तो वैल्यूज में कंसिस्टेंसी कम है। बट सिर्फ यही लिख देना कमेंट के तौर पे ये हमने देखा नहीं है, उसका एक मुख्तलिफ अंदाज होता है कंपैरिजन का, हमें वो अंदाज एग्जामिनर का समझना है। उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है, उसको इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप जैसे जैसे पास वापस करेंगे तो आप फिर कंपैरिजन करना उस चीज को सीखते चले जाएंगे। वेरिएबिलिटी इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक मेजर है रेंज, एक है इंटरक्वार्टाइल रेंज, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है वेरिएंस। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरक्वार्टाइल रेंज तो आपको पता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होती है, इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने ओ लेवल आईजीसीएसई में पढ़ा था उसमें आप ये करना सीखते थे, इसको हम दोबारा भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है ये दोनों मीन से वैल्यूज कितना दूर है उसके बारे में बताते हैं। सही मानों में स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन बताती है, कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन बताती है वैल्यूज की। अच्छा, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर लूं तो मुझे वेरिएंस मिल जाता है। ये आगे फॉर्मूला का डिफरेंसेस भी आपके सामने रखूंगा। मिसाल है, कोई मुझे बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, इसका मतलब ऑन एवरेज वैल्यूज जो है 5 से डेविएट कर रही है फ्रॉम द मीन, मतलब अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 5 होगा तो इसका मतलब वेरिएंस जो है वो 25 होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया होगा तो उसको स्क्वायर करके वेरिएंस आ सकता है, और अगर वेरिएंस दिया होगा तो उसको स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। यही इन दोनों में डिफरेंसेस है, तो इसीलिए लिखा हुआ है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, मीन से जो एवरेज डिस्टेंस है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, और एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम द मीन, जो मीन से डिस्टेंसेस है उनको स्क्वायर कर लिया जाए और उसका एवरेज निकाला जाए तो वेरिएंस है। मीन से जो डिस्टेंसेस हैं इंडिविजुअल वैल्यूज की, अब ये पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना होता है, तो आपको ज्यादा क्लियर भी होगा। तो मीन से जो इंडिविजुअल वैल्यूज के डिफरेंसेस हैं, जो डिस्टेंसेस हैं उसको निकाल के स्क्वायर करना और फिर उसका एवरेज निकालना, ये वेरिएंस है। और अगर उसी स्क्वायर डिस्टेंसेस का जो एवरेज निकला है उसी को स्क्वायर रूट कर लिया जाए तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन निकल जाती है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। तो वेरिएंस अगर आ जाए पहले तो उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जैसे 25 आ गया तो स्क्वायर रूट 25 इज 5, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और मुझे वेरिएंस निकालना है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो यही आगे डिफरेंसेस इन द फॉर्मुलाज भी हैं, कि एक फॉर्मुला आपके सामने पेश किया जाएगा जो अगर आप स्क्वायर रूट के बगैर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको वेरिएंस मिलेगा, और जब वेरिएंस आ जाएगा उसके ऊपर आप एंड में स्क्वायर रूट लगा देंगे तो उससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता चल जाएगा। जी नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन अलग होता है भाई, मीन तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ स्प्रेड है, अभी इस पे बात करेंगे हम। सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ स्प्रेड, इट इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मैं ये तो कब से कह रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी में अगर हम मीडियन लेते हैं तो स्प्रेड में हम यूजुअली इंटरक्वार्टाइल रेंज लेते हैं, एग्जामिनर की यही प्रैक्टिस होती है। और अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे मीन को लेते हैं
तो हम मेजर ऑफ स्प्रेड के तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं कमेंटिंग करने के लिए। सही है, तो ये वाली बात मैंने ये समझा दिया था एग्जांपल। दोनों डाटा सेट का मीन मीडियन मोड इक्वल है, ऑल्दो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू डाटा सेट्स। सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट देन सेट ए। कंपैरिजन जब हम करते हैं ना कंपैरिजन, तो हम यही इसी तरह के अल्फाज यूज करते हैं कि डाटा सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट देन डाटा सेट ए। द मेजर्स ऑल्दो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू डाटा सेट्स, हालांकि इन डाटा सेट में वाज़ेह डिफरेंसेस हैं, सेट बी ज्यादा स्प्रेड आउट है, but even then the measures of central tendency do not give any indication of these differences. measures of central tendency फेल होगा ये बताने में इनके डिफरेंसेस। इसका मतलब सिर्फ measures of central tendency निकाल कर उसी की बेसिस पर डाटा को कंपेयर करना ये दुरुस्त अमल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा करेंगे तो बाजों का बहुत डिफरेंट डाटा सेट्स होंगे, लेकिन हमें एवरेज सेम आने की वजह से ऐसा लगेगा कि शायद डाटा सेट बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पर किसी को अगर स्प्रेड कोई नहीं निकालता तो वो सिर्फ 60 की एवरेज निकाल के ये सोचेगा, बल्कि इंडिविजुअल वैल्यूज भी ना लिखी हुई हो, सिर्फ मीन मीडियन मोड निकाल लिया जाए, तो बोले यार मीन मीडियन मोड तो सेम है, डाटा सेट तो एक जैसा होगा। जब वैल्यूज देखी तो पता चला इतना डिफरेंस है। तो कमेंटिंग के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ हमें स्प्रेड भी निकालना होगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी to use some measures of spread for making proper comparisons between two data sets. Bottom line यही है, proper comparison के लिए हमें निकालने पड़ेंगे, दोनों चीजें निकालनी होंगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी और मेजर ऑफ स्प्रेड भी, दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, फिर आए थे रेंज। रेंज क्या है भाई? तो रेंज निकालना हमने सीख भी लिया, दोबारा भी रिवाइज कर लिया। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर्स इन अ डाटा सेट एंड इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड। सबसे आसान, आसानी से निकल जाता है। फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ऊपर भी निकाल के बताया था, बट यहाँ एक और एग्जांपल इसका है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू चूज करें वो 85 है, सबसे लोएस्ट चूज करें वो 23 है। तो 85 में से 23 को माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगी 62। बहुत ज्यादा रेंज है, इसका मतलब डाटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। अच्छा, रेंज का एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रेंज इज दैट इट डज नॉट मेजर द स्प्रेड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वैल्यू इन अ डाटा सेट, इट ओनली मेजर्स द स्प्रेड बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। अब सोचें, अगर वहां पर आउट डाटा में आउटलायर्स मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं कि 50, ये जो वैल्यूज है तकरीबन तकरीबन ये सारी करीब करीब है, लेकिन एक 23 बहुत नीचे है, 25 भी खैर करीब करीब है, 85 बहुत दूर है। तो अगर चंद वैल्यूज भी, कुछ चंद वैल्यूज आउटलायर्स हैं, तो आउटलायर्स रेंज को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। आउटलायर्स की वजह से रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर तमाम वैल्यूज अगर कंसिस्टेंट भी हैं, तो इक्का दुक्का वैल्यूज जो बहुत हाई या बहुत लो एंड पर है, उसकी वजह से रेंज बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट ओनली मेजर्स द स्प्रेड बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। जो बीच की वैल्यूज है उनमें क्या स्प्रेड है उसको उसको वो देखती ही नहीं है रेंज, वो बस हाईएस्ट और लोएस्ट को देखती है और बस उसके बेसिस पे फैसला कर देती है। इसीलिए जब हम मीडियन के साथ यूज कर रहे होते हैं, तो मीडियन के साथ हम रेंज नहीं लेते बल्कि इंटरक्वार्टाइल रेंज लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू रेंज, क्योंकि वो आउटलायर्स की वजह से इफेक्ट नहीं होती। Therefore, the range is very sensitive to the presence of outliers. Outliers की वजह से ये distort हो जाती है, and it is very sensitive to the presence of outliers. As a result, other measures are required in order to give a better picture of the data spread. इसीलिए spread निकालने के लिए, जब डाटा का spread देखते हैं तो spread देखने के लिए हम दूसरे measures का इस्तेमाल करते हैं। तो रेंज निकालना हमें आना चाहिए, बट यूजुअली फॉर कंपैरिजन हम रेंज यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज वेरी लेस रिलायबल, because it is very sensitive to the presence of outliers. कभी आपसे कोई कमेंट पूछा जाए, कुछ ऐसी थ्योरी पूछी जाए, तो आप बताने के काबिल है। अच्छा, अब रेंज अगर हम यूज नहीं करते तो फिर कौन सा नया मेजर है? फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज है। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना हम सीखते हैं, तो रेंज से ज्यादा बेहतर मेजर कौन सा हो जाता है? इंटरक्वार्टाइल रेंज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज इंटरक्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, और जो आउटलायर्स होते हैं वो एंड में रह जाते हैं और वो इन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल को इफेक्ट नहीं करते। अब इसको पढ़ते हैं। Quartiles tell us about the spread of a data set by breaking the data set into quarters. Quartiles किसे कहते हैं भाई? डाटा सेट को क्वार्टर्स में ब्रेक कर दिया। 1/4, हाफ, 25%, 50%, 75%, 100%। 100% का मतलब तो पूरा डाटा हो गया ना।
तो यूजुअली 25% की जो 25th% होता है, जो 25th% होती है उसको कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, 50th% को कहते हैं मीडियन, 75th% को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। तो Q1, Q2 एंड Q3, क्वार्टाइल 1 इज लोअर क्वार्टाइल 25%, क्वार्टाइल 2 इज मीडियन 50%, क्वार्टाइल 3 इज अपर क्वार्टाइल 75%, 75% लिखा हुआ भी। Q1 is lower quartile 25th percentile, Q2 is median 50th percentile, and Q3 is upper quartile 75th percentile. इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब ये पढ़ लेते हैं। Quartiles tell us about the spread of a dataset by breaking the dataset into quarters, just like the median breaks it into half. Quartiles are a useful measure of spread because they are much less affected by outliers or a skewed dataset than the equivalent measures of mean and standard deviation. अच्छा, जब डाटा सेट में आउटलायर्स होते हैं तो रेंज भी सेंसिटिव है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी। आपको पता है कि मीन को हमने रिजेक्ट किया होता था कि मीन हम नहीं लेंगे, मीडियन लेंगे जब आउटलायर्स होंगे। तो जिस तरह से आउटलायर्स मीन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि मीन तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेता है, लिहाजा आउटलायर्स जो है वो मीन को अफेक्ट कर देते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेता है, इसलिए आउटलायर्स स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अफेक्ट करते हैं, और यही आउटलायर्स रेंज को भी अफेक्ट करते हैं। तो आउटलायर्स का इम्पैक्ट रेंज पर, मीन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन सब पर पड़ता है, बट इंटरक्वार्टाइल रेंज और मीडियन इसके शर से महफूज है। आउटलायर्स इंटरक्वार्टाइल रेंज को और मीडियन को अफेक्ट नहीं करता। फॉर दिस रीजन क्वार्टाइल्स आर ऑफन रिपोर्टेड अलोंग विद द मीडियन। मैंने क्या कहा था? इंटरक्वार्टाइल रेंज को मीडियन के साथ यूज किया जाता है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे मीडियन यूज हो रहा है तो स्प्रेड के तौर पर इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज होगा। तो क्वार्टाइल्स आर ऑफन रिपोर्टेड का मतलब यही है कि क्वार्टाइल्स जब आएंगे तो Q3 माइनस Q1 करके, क्वार्टाइल्स में एक तो मीडियन है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये तो क्वार्टाइल 2 है, और जो बाकी जो दो क्वार्टाइल्स की बात हो रही है Q1 Q3, उससे उसको माइनस करेंगे, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज मिल गई। इसीलिए लिख रहा है फॉर दिस रीजन क्वार्टाइल्स आर ऑफन रिपोर्टेड अलोंग विद द मीडियन एज द बेस्ट चॉइस ऑफ मेजर ऑफ स्प्रेड एंड सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन के सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे मीडियन बेहतरीन है, आउटलायर्स उसे अफेक्ट नहीं करते, और साइमल्टेनियसली एज अ स्प्रेड मेजर, एज अ मेजर ऑफ स्प्रेड, इंटरक्वार्टाइल रेंज बेहतरीन है। Best choice of measure of spread and central tendency respectively when dealing with skewed और डाटा विद आउटलायर। स्क्यूड डाटा है या डाटा विद आउटलायर्स है तो बेस्ट चॉइस जो है वो मीडियन है एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज है। अ कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्वार्टाइल्स इज एन इंटरक्वार्टाइल रेंज। The interquartile range describes the difference between the third quartile and the first quartile, telling us about the range of the middle half of the scores in the distribution. किताबों में जो डेफिनेशन आती है इंटरक्वार्टाइल रेंज की वो इस तरह से आती है। Interquartile range tells us how closely the values cluster around the median. Interquartile range ये बताती है कि वैल्यूज मीडियंस के कितने करीब हैं। अगर अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज कम है, इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो मीडियन के बहुत करीब हैं, और अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वैल्यूज जो है वो मीडियन से फार अवे। तो हाउ क्लोजली द वैल्यूज आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीडियन, ये कौन बताता है? ये इंटरक्वार्टाइल रेंज बताती है। इंटरक्वार्टाइल रेंज टेल्स अस हाउ क्लोजली द वैल्यूज क्लस्टर अराउंड द मीडियन। इस तरह की डेफिनेशन किताबों में मौजूद होती है। नोट ये है कि द इंटरक्वार्टाइल रेंज मेक्स लेस यूज ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज। इस्तेमाल तो वो सिर्फ दो ही वैल्यूज को करता है, और बाज औकात वो एक्चुअल वैल्यूज भी नहीं होती। क्या मतलब? आपको पता है, मिसाल है, मीडियन जब निकलता है और मिडिल पेयर की बेसिस पर निकलता है तो एक वैल्यू 4 है और एक 5 है, 4 + 5 / 2 करते हैं तो 4.5 आता है। अब मीडियन कहने को 4.5 है, बट कोई भी एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 4.5 वाली वैल्यू है, तो 4 है या 5 है, या 4 से कम है या 5 से ज्यादा है। लेकिन मीडियन एक ऐसी वैल्यू आ रही होती है जो कि डाटा में एक्चुअली मौजूद नहीं, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। इसी तरह अपर क्वार्टाइल भी ऐसा ही। पांच औकात अपर क्वार्टाइल ऐसी वैल्यू होती है कि एक वैल्यू 71 है, एक 73 है, इनका एवरेज लिया तो अपर क्वार्टाइल आया। ये हम सब निकालना बाद में सीखेंगे। ये चीजें बेसिकली ज्यादातर थर्ड टॉपिक में आती हैं, थर्ड कैटेगरी में आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टेम एंड लीफ एंड बॉक्स एंड विस्कर के साथ। 71 एक वैल्यू थी, एक 73 थी, इनका एवरेज लिया 72 आ गया। अब लोअर क्वार्टाइल मेरा मिसाल है 72 है, डाटा सेट में कोई एक्चुअल वैल्यू 72 है ही नहीं। यही बात कह रहा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज मेक्स लेस यूज ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज
but as it only uses the middle half of the data set that is grouped around the median, it has the advantage that outliers do not affect it at all. कहने को वो सिर्फ वो एक्चुअल वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहा होता, सिर्फ मिडिल हाफ ऑफ द डाटा सेट को ले रहा होता है, बट फायदा ये है कि आउटलायर्स उससे अफेक्ट नहीं करते. To determine the quartiles in a sequence of numbers, the numbers must first be sorted or arranged in value order from lowest to highest or highest to lowest. जैसे मीडियन निकालने के लिए डाटा सेट को अरेंज करना जरूरी है, इसी तरह लोअर और अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए भी डाटा सेट को अरेंज करना जरूरी है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में. यूजुअली हम डिसेंडिंग असेंडिंग में कर रहे होते हैं. तो छोटी वाली होती है वो लोअर क्वार्टाइल कहलाती है, जो बड़ी वाली होती है अपर क्वार्टाइल. अगर मैं डिसेंडिंग में करूंगा तो फिर बड़ी वैल्यू जो है वो लोअर क्वार्टाइल बन जाएगी और छोटी वैल्यू जो है वो अपर क्वार्टाइल बन जाएगी. लेकिन बहरहाल अगर हम छोटी वाली वैल्यू को बाद में लोअर क्वार्टाइल कहते हैं और बड़ी को अपर क्वार्टाइल कहते हैं और अपर माइनस लोअर करके इंटर क्वार्टाइल रेंज कर लें तो काम हो सकता है. अल्टीमेटली ओवरऑल काम सेम ही हो जाएगा. इसका मतलब डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में दोनों में अरेंज किया जा सकता है, बट यूजुअली हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मुलाज टू फाइंड द क्वार्टाइल्स. अब क्वार्टाइल्स निकालने के लिए कुछ फॉर्मुलाज हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. इसके फॉर्मुलाज इवन और ऑड डाटा के लिए अलग अलग है. मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये इन फॉर्मुलाज के पीछे कितनी एफर्ट की गई है और कितनी एफर्ट और कितने तजुर्बे के बाद ये फॉर्मुलाज आपके सामने आए. अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला हमने पहले देखा था. मीडियन इज 50% ऑफ टोटल डाटा. 50% का मतलब होता है हाफ, और मैंने आपको कहा था हाफ ऑफ n+1, वेदर n इज इवन और वेदर n इज ऑड. और फिर मैंने कहा था अगर n लेट्स सपोज ऑड है, 11 + 1/2 12/2 6 आता है, तो सिक्स ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होती है और सिंगल ऑब्जर्वेशन होती है. लेकिन अगर मिसाल है n 10 है तो 10 + 1 11, 11 डिवाइड बाई 2 हो गया 5.5. तो 5.5 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन बनेगी, और 5.5 का मतलब है एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स. तो इसीलिए हम ये मीडियन वाला फॉर्मूला हमेशा यही वाला इस्तेमाल करते हैं, चाहे एन इवन हो चाहे एन ऑड हो. तो मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज नहीं है, एन इवन और एन ऑड का अलग अलग नहीं है. लेकिन लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूलाज अलग अलग हैं और आपने बाकायदा इसे जहन में रखना है. क्योंकि जब भी मीन मीडियन मोड के साथ साथ मीडियन के साथ साथ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी होगी तो लोअर और अपर क्वार्टाइल निकालने होंगे, तो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल तो होगा. अच्छा, जो ग्रुप डाटा था उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ तो हम ये निकालना जानते थे, बट अभी इस वक्त बात हो रही है रॉ डाटा की. क्योंकि हमने आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के अंदर यूजुअली नहीं, बल्कि आईजीसीएसई में तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम बॉक्स में इसका प्लॉट है, और उसके साथ साथ हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए लोअर अपर क्वार्टाइल निकालते हैं. ये एक्टिविटी वहां तो हो जाती है, बट वहां भी आपने शायद फॉर्मुला इस तरह से ना देखे हो. कंफ्यूजन बाज़ औक़ात बच्चों को रहती है कि सर लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा. पता है क्यों कंफ्यूजन होती है? अगर अगर एन ऑड है ना, तो 1/4 ऑफ n+1 एंड 3/4 ऑफ n+1 से काम हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाफ ऑफ n+1 से मीडियन आ रहा था. और आपको पता है जब n इवन होता है और हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो पता है क्या होता है? बाज़ औक़ात आ जाता है 8.25. अब 8.25 को क्या माने? एवरेज ऑफ 8th और 9th माने या 8th मान लें, क्या माने? तो बाज़ औक़ात 8.25 को एवरेज ऑफ 8th और 9th मानना पड़ रहा होता था और बाज़ औक़ात इसको 8 मानना पड़ रहा होता था. अब ये कैसे पता चले? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो गई. तो अब हमने ऐसा फॉर्मूला निकाल दिए एन इवन के केस में जिसमें ये 0.25 और 0.75 का चक्कर ही खत्म. अब ना 0.25 नजर आएगा और ना 0.75 नजर आएगा, बल्कि अगर हम लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल के लिए ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो या तो होल नंबर वैल्यू होगी या बीच वाली वैल्यू होगी, मतलब 7 और 7.5 या 8, या कोई और ले ले 12, 12.5 और 30. 2.25 और 0.75 का चक्कर ही खत्म हो गया. तो अगर आपका एन इवन है, अगर एन ऑड है, तो जिस तरह मीडियन में हाफ ऑफ n+1 करते थे और ऑब्जर्वेशन निकलती थी फिर रीड करते थे, उसी तरह लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल में भी इसी तरह है. लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 ऑफ n+1 और फिर रीड, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ n+1 और फिर रीड. बट इवन के केस में ये दो फॉर्मुलाज देखें, ये कुछ अलग फॉर्मुलाज है. ये कह रहा है कि 1/4 अगर n इवन है तो लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 ऑफ n आप कर लो, पहले पहले 1/4 n पर लगा दो, मतलब n/4 कर दो, फिर जो वैल्यू आए उसमें 0.5 ऐड करो.
उसकी बेसिस पे पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन। मिसाल है, अगर आपका एन जो है 12 है, तो 12+1 का 1/4 नहीं है, बल्कि 12 का 1/4 है पहले, तो 12/4 क्या हो गया? 12/4 हो गया 3, और एंड में +0.5 कर लिया तो 3.5 आ गया। इसका मतलब 3.5 ऑब्जर्वेशन हमारा लोअर क्वार्टाइल होगी। और 3.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब है एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज। इसी तरह अपर क्वार्टाइल की मिसाल है, अगर 12 है तो 3/4 ऑफ 12 जो कि 9 बनेगा, और फिर उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 बन जाएगा। इसका मतलब 9.5 ऑब्जर्वेशन जो कि 9th और 10th का एवरेज होगा। तो अगर एन इवन है तो 1/4 ऑफ एन पहले निकलेगा, फिर 0.5 ऐड होगा। और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ एन पहले निकलेगा, फिर 0.5 ऐड होगा। इसी तरह, लेकिन अगर एन ऑड है तो फिर 1/4 ऑफ n+1 डायरेक्टली निकलेगा, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ n+1 डायरेक्टली निकलेगा। सवाल क्या सर, कैन वी कंसिडर 8.25 बाय फर्स्ट फाइंडिंग द मीन ऑफ 8 एंड 8.5 वैल्यू। हमने ये सब चीजें हसन करनी पड़ रही होती थी जब हम एक जमाने में फॉर्मूलाज एक लेकर चलते थे ना, तो ये मसले मसाइल आते थे कि हम 8.5 ले लें, 8 और 8.5 का बीच वाला ले लें। इसमें सारे दिमाग लगाने की पॉसिबिलिटी है। बंदा बोले यार 8 और 9 के दरमियान 4 हिस्से किए जाएं, और उसमें फिर एक हिस्सा 8.25 हो, और वो पहले 8 में अगर मैं एक हिस्सा ऐड करूंगा, 8 और 9 के दरमियान 4 हिस्से करूं, फिर 4 हिस्से में एक हिस्सा लेकर वो 8 में ऐड करूं तो 8.25 आ जाएगा, या 9th में सब्ट्रैक्ट करूं एक हिस्सा तो 8.75 वाला आ जाएगा। ये सब जुगाड़ करते थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आती थी, और अल्टीमेटली मार्किंग स्कीम से कुछ आंसर्स मैच कहीं तो हो रहे होते थे मैच, और कहीं नहीं भी होते थे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी के लिए ये वाले फॉर्मूलाज बना दिए। अब आपने इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह इससे ये मसला खत्म हो जाए। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आगे आ जाए। एक तो डाटा टाइप 1 थी, रॉ डाटा वाली, उसके लिए फॉर्मुलाज हो गए। फॉर क्वार्टाइल्स ऑफ वन ग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्लेस एन विद सिग्मा एफ। डाटा टाइप 1 के लिए ये फॉर्मुलाज आपके सामने लिखे हुए। कह रहा है अगर डाटा टाइप 2 है ना, जिसमें अनग्रुप डाटा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें जहां जहां एन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ आपने एन की जगह सिग्मा एफ रिप्लेस कर देना तमाम जगहों पर। तो डाटा टाइप 2 जो है अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फॉर्मुलाज आपके सामने आ जाएंगे। तो दो पहली डाटा टाइप के सारे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं। दूसरी डाटा टाइप के लिए आपने क्या करना है, एन को रिप्लेस कर देना है सिग्मा एफ से। और तीसरी डाटा टाइप जो है उसमें याद रखें, वैल्यूज नहीं आती बल्कि इंटरवल्स आते। मीडियन भी वैल्यू की फॉर्म में नहीं आता था, मीडियन इंटरवल आता था। बिल्कुल इसी तरह लोअर क्वार्टाइल की भी वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि लोअर क्वार्टाइल का इंटरवल आएगा। अपर क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि अपर क्वार्टाइल का इंटरवल आएगा। और इस तरह के सवालात में इंटर क्वार्टाइल रेंज डायरेक्ट नहीं पूछता, बल्कि लीस्ट या ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछता है, जो आगे नोट फॉर्म में आ भी रहा है। और मैंने आपको थर्ड डाटा टाइप में बताया था कि आपने +1 नहीं करना। मीडियन निकालने के लिए भी आपने +1 नहीं करना। डाटा टाइप 3 में आपको मैंने बताया था कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने मीडियन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1/2 ऑफ सिग्मा एफ करना है, और फिर जिस इंटरवल में ये लाई कर रहा है वो इंटरवल आपका मीडियन इंटरवल होगा, चाहे एन इवन हो चाहे एन ऑड हो। इसी तरह अगर आपको लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो आपने 1/4 ऑफ सिग्मा एफ करना है, कुछ 1+ वगैरह करने की जरूरत ही नहीं। 1/4 ऑफ सिग्मा एफ करना है, और जिस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखेंगे, जिस इंटरवल में वो जो ऑब्जर्वेशन जिस इंटरवल में लाई कर रही होगी वो इंटरवल मेरा लोअर क्वार्टाइल कंटेन करेगा। मतलब लोअर क्वार्टाइल के जो इंटरवल में दूंगा वो पूरा इंटरवल वो वाला दूंगा। इसी तरह 3/4 ऑफ सिग्मा एफ करने पर जो इंटरवल आएगा वो अपर क्वार्टाइल इंटरवल कहलाएगा। तो ये थर्ड डाटा टाइप के अंदर वैल्यूज नहीं आती बल्कि इंटरवल्स आते हैं, चाहे लोअर क्वार्टाइल हो, चाहे मीडियन हो, चाहे अपर क्वार्टाइल हो, इंटरवल का पता चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता। अच्छा, फिर मैंने यहाँ बात लिखी नोट फॉर्म में, टू फाइंड द, क्योंकि इंटरवल्स वाली बात में मैंने ये भी बताया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी जब आएगी तो वो एक नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर हमें पूछता है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल या ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल या ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज कॉमन सेंस। क्योंकि बच्चे जो है ना ये भी पूछा करते थे, तो मैं कहता था भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार। अब क्योंकि नोट्स मैंने सारे खुद टाइप किए, एक एक चीज मैंने खुद दी है, तो ये सब
बातें जो मैं यूजुअली बच्चों को कहा करता था, फिर बच्चे कुछ लिखते थे कुछ नहीं लिखते थे, वो मैंने टाइप करके जॉट डाउन कर दिया, ताकि कंसिस्टेंसी हो जाए और हर बच्चे के पास सेम एक जैसे नोट्स हो, जिसकी बेसिस पर वो जो है अ, वो चीजें जो वो क्लास में नहीं लिख पाते वो भी लिख दी, ताकि एटलीस्ट उनका भी ग्रेड अच्छा आ जाए। तो ये बात मैं हमेशा कहता था, भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, एंड कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन नाउ अडेज, अनफॉर्चुनेटली। इतना फितने का दौर है, बच्चा इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि कॉमन सेंस से काम ही नहीं ले रहा, हर चीज का सवाल पूछता है। तो लीस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरक्वार्टर रेंज के लिए मैंने मिसाल दी है, कि मिसाल है अगर लोअर क्वार्टाइल का इंटरवल निकला 10 से 20 के दरमियान, और अपर क्वार्टाइल का इंटरवल जो निकला, जिस इंटरवल में अपर क्वार्टाइल लाई करता है, वो 50 से 60 के दरमियान, तो कोई आपसे पूछे लीस्ट पॉसिबल इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ तो क्या होगी, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछे तो क्या होगी, जरा बता दें। पहले लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज बताएं, लीस्ट भी बताएं ग्रेटेस्ट भी बताएं। लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज ये है, लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज ये है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू ये। आप लोग जरा अपने आंसर्स में पार्टिसिपेशन दें, मैं देखूं कितनी कॉमन सेंस आप लोग लगाते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी होगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटरवल फॉर्म में नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। मतलब इंटरवल फॉर्म में होगी, लेकिन अगर मैं इससे आपसे पूछूं लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ तो क्या होगी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। वेरी गुड आलिया, शाबाश। और ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्या होगी। वेरी गुड आलिया, 50। अब देखें, कॉमन सेंस से आलिया काम ले रही है, बाकी बच्चे काम नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन नाउ डेज। अब आप लोग कह रहे हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, भाई क्वेश्चन ये है, लीस्ट पॉसिबल, वही तो कह रहा हूँ, सवाल नहीं समझ रहे ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज की लीस्ट वैल्यू बताओ, या इंटर क्वार्टाइल रेंज की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करके कम से कम आंसर क्या आएगा। जो कम से कम आंसर आएगा वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को माइनस करना है, अपर क्वार्टाइल कम से कम ले लिया जाए और लोअर क्वार्टाइल ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी, एंड दैट इज 30। अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करना है ना, तो अपर क्वार्टाइल का कम से कम लिया और लोअर क्वार्टाइल का ज्यादा से ज्यादा लिया, 50 माइनस 20 कर दिया तो 30 हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज विल बी 30। और अपर माइनस लोअर करना था, अपर का ज्यादा से ज्यादा लिया, जो प्लस वाली वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा ली, और जो माइनस वाली वैल्यू वो कम से कम ली। तो 60 माइनस 10 जब किया तो 50 आ गया। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू 50 है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 30, इनके दरमियान जो फासला है वो लीस्ट पॉसिबल है 30, और इनके दरमियान जो फासला है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल। कभी पूछता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो तो आप 50 दोगे इस केस में, लीस्ट पॉसिबल पूछेगा तो 30 दो। बाकी जो वैल्यूज होंगी सवाल के हिसाब से आप आंसर दे दो। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है। टू एस्टिमेट द मीडियन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, अच्छा, डाटा टाइप 3 में जब सी एफ कर्व बनता है तो मीडियन भी एस्टिमेटेड होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी एस्टिमेटेड होती है। टू एस्टिमेट द मीडियन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज यूजिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, the same formulas must be used to determine the observation and must be read accordingly on the graph। हमने यही फॉर्मूला सीखे थे जब सी एफ कर्व हम ओ लेवल आईजीसीएसई में ड्रॉ किया करते थे, और हमसे इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछी जाती थी या मीडियन पूछा जाता था, तो हम लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए 1/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी करते थे, और फिर उसको कर्व जो होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उस पर हम रीड कर लिया करते थे। इसी तरह 75% या 3/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी करते थे और रीड करते थे, तो अपर क्वार्टाइल आता था। मतलब रीड किया हमने, जो वैल्यू आई, तो ये वाली जो वैल्यू होती थी ये अपर क्वार्टाइल होती थी, और यही जो वैल्यू होती थी उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते थे, और यही जो वैल्यू होती थी उसको हम मीडियन कहा करते थे। तो हाफ ऑफ सिग्मा एफ करके जो वैल्यू आई उसको जब रीड किया कर्व पे, जब उसको रीड किया तो कर्व पे रीड करने का मीडियन आ जाता था। तो यही फॉर्मूलाज वो वाले फॉर्मूलाज हैं जो
मीडियन या इंटरक्वार्टर रेंज एस्टिमेट करने के लिए यूज होते हैं जब हमें CF कर्व के अंदर ये पूछा जाता है। यही बात मैंने लिख दी है। सेम फॉर्मूलाज मस्ट बी यूज टू डिटरमिन द ऑब्जर्वेशन एंड मस्ट बी रेड अकॉर्डिंगली ऑन द ग्राफ। ये काम हम पहले भी O लेवल IGCSE में कर चुके हैं। अच्छा, कब से हम बात कर रहे हैं कि दो डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी काफी नहीं है, बल्कि स्प्रेड भी देखना होता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ हम मेजर ऑफ स्प्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ मेजर ऑफ स्प्रेड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके सही कंपैरिजन होगा। फिर मैंने कहा था कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन यूज होता है तो स्प्रेड में इंटरक्वार्टाइल रेंज, और अगर सेंट्रल टेंडेंसी में मीन तो स्प्रेड के तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है कि व्हेन टू डाटा सेट्स आर टू बी कंपेयर्ड, द मीडियन is used as a measure of central tendency and the interquartile range is used as a measure of spread, and that is why both of these are to be found for both the data sets। दोनों डाटा सेट्स का मीडियन भी निकालना होगा और दोनों डाटा सेट्स का स्प्रेड भी निकालना होगा, मतलब इंटरक्वार्टाइल रेंज भी निकालनी होगी। अब ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादातर जो सवालात पास पेपर में हमारे आते हैं ना, वो स्टेम एंड लीफ जो कंपैरिजन वाले सवालात आपको नजर आएंगे ना पास पेपर में, वो स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के साथ नजर आएंगे और आपको CF कर्व के साथ नजर आएंगे। अब जब इन टॉपिक्स के साथ कंपैरिजन का सवाल आता है तो इन दोनों टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मीडियन निकाले जाते हैं और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाली जाती है। मीडियन निकाला जाता है और क्वार्टाइल्स निकाले जाते हैं, मीन नहीं निकलवाया जा रहा होता। यूजुअली मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकलवाई जा रही होती, तो फिर हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर किसी सवाल में वो मीन निकलवाए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाए तो फिर मीन के बेसिस पर और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पर भी कंपैरिजन हो सकता है। बट यहाँ पर कंपैरिजन यूजुअली जो हम S1 के अंदर टॉपिक्स के साथ देख रहे होते हैं उसमें मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज हो रही होती है, क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये है कि दोनों के दोनों मेजर्स ही आउटलायर्स से अफेक्ट नहीं होते, आउटलायर्स की वजह से अफेक्ट नहीं होते, इसलिए ये रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, व्हेन टू डाटा सेट्स आर टू बी कंपेयर्ड द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ बोथ डाटा सेट्स मस्ट फर्स्ट बी फाउंड। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स के अंदर कुछ सवालात हैं जिसके अंदर दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो बना के देता है, और दो कर्व्स बनाने के बाद मुझे कहता है, दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स मुझसे बनवाता है और दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाने के बाद मुझे कहता है कि आप जो है इनको मतलब या तो बनवाता है या बने हुए देता है। दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बने हुए देता है और कहता है कंपेयर द टू सेट्स ऑफ डाटा। अब बच्चा परेशान हो जाता है, 6 मार्क का सवाल, दो कर्व्स बने हुए हैं, अब मैं कंपैरिजन कैसे करूं। 6 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल कंपैरिजन मांग रहे हैं। तो एक बात वाजे हो जाए कि 6 मार्क्स की थ्योरी नहीं होती, 6 मार्क्स का स्प्रेड आउट मैं आपको बताता हूँ। CF कर्व्स अगर दो दिए होंगे ना, तो पता है मार्क्स का स्प्लिट कैसे होगा। कंपैरिजन करना है ना, पहले कर्व का मीडियन निकाला, दूसरे कर्व का मीडियन निकाला, 2 नंबर, 2 मीडियन निकालेंगे 2 मार्क्स। पहले कर्व की इंटरक्वार्टर रेंज निकाली, अपर निकाला, लोअर निकाला, माइनस करके इंटरक्वार्टर रेंज निकाली, तीसरा नंबर। दूसरे कर्व की इंटरक्वार्टर रेंज निकाली, चौथा नंबर। अब मीडियन जो दोनों के निकाले थे उनको कंपेयर करके एक कमेंट मारा, एक कमेंट किया, मीडियन को कंपेयर करके एक कमेंट किया तो 5वां नंबर, इंटरक्वार्टाइल रेंज को कंपेयर करके कमेंट किया तो 6ठा नंबर। तो कैलकुलेशन के 4 मार्क्स हो गए और कमेंटिंग के 2 मार्क्स हो गए। दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं और कंपैरिजन करना है, दोनों के मीडियन निकालने के 2 नंबर, दोनों के इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने के 2 नंबर, और दोनों के मीडियन को कंपेयर करके एक कमेंट देने का 5वां नंबर, और दोनों के इंटरक्वार्टाइल रेंज को कंपेयर करते हुए एक कमेंट करना, उसका 6ठा नंबर। इतने मजे से आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो असल चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टू बी डन। अगर ये पता होगा इंशाल्लाह तो मार्क्स आपके बहुत चुटकियों में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने यही बात लिखी हुई है कि पहले हमने इंटरक्वार्टर रेंज निकाल ली, फिर पहले मीडियन निकाल लिया, इंटरक्वार्टर रेंज निकाल ली, फिर हमने 2 कमेंट्स किए। वन कमेंट विल बी बेस्ड ऑन द मीडियन एंड द अदर विल बी बेस्ड ऑन द इंटरक्वार्टर रेंज। मतलब एक कमेंट होगा सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिस पर और एक कमेंट होगा स्प्रेड, मेजर ऑफ स्प्रेड की बेसिस पर। This type of comparison is usually asked by the examiner in the questions involving following topics। ज्यादातर हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर एग्जामिनर
हमसे कंपैरिजन करवाने का कहता है, करने का कहता है, और कमेंटिंग करने का कहता है। इस S1 के अंदर हमने यूजुअली इन्हीं के साथ देखे हैं सवाल। अच्छा, स्टेम एंड लीफ एंड बॉक्स एंड विस्कर के साथ एक सवाल आया, जो पूरा सवाल थर्ड कैटेगरी में बाकायदा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज भी किया है, बट उसका सिर्फ थ्योरेटिकल एलिमेंट कमेंटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, ताकि मैं जो इतनी बात कमेंटिंग के हवाले से कर रहा हूँ उसका एक सैंपल आपके सामने आ सके कि वो किस तरह से कमेंटिंग होती है। The weights in kilograms of two groups of 17-year-old males from country P and country Q were displayed using a stem and leaf diagram. इसमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम के बारे में जिक्र है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा। ओ लेवल वाले तो बिल्कुल नहीं जानते, IGCSE वाले फिर पढ़ के आए हुए होते, थोड़ा बहुत याद होगा। लेकिन ये अभी हम इंशाल्लाह जो रिप्रेजेंटेशन और डाटा की तीसरी टाइप है उसके अंदर हम ये डिटेल में कवर करेंगे भी। तो अभी आप समझना, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, बट इसका कोई काम भी नहीं है यहाँ। तो वेट्स इन किलो सवाल था जिसके अंदर स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना हुआ था, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना हुआ था। उसमें दो टाइप ऑफ डाटा थे। एक 17-ईयर-ओल्ड मेल्स का वेट था जो कंट्री पी से बिलोंग करते थे, और उसी तरह 17-ईयर-ओल्ड मेल्स का वेट गिवन थे उनके जो कंट्री क्यू से बिलोंग करते। तो कंट्री पी और कंट्री क्यू दो डाटा सेट दिए, और मुझे कह रहा था कंपेयर करो। इफ वी आर टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ डाटा एंड इफ यू आर टू मेक टू कमेंट्स ऑन द वेट्स ऑफ द टू ग्रुप्स, उसने दो कमेंट्स करने का बोला था। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर बोथ डाटा सेट। जो मैं भी आपको बता रहा था कि CF कर्व भी होता है, तो हमें यही काम करना होता है। इस साल में यही करना था, दोनों के मीडियन निकालने थे, दोनों का IQR निकालनी थी। बल्कि होता था ये कि एक एक की निकालनी थी हमें मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज, और दूसरे की दी हुई थी, और फिर उसकी बेसिस पर कंपैरिजन करना था। अब होगा क्या, जब कंपैरिजन करेंगे तो एक कमेंट होगा मीडियन की बेसिस पर और एक होगा इंटरक्वार्टाइल रेंज की बेसिस पर। कमेंटिंग कैसे करते हैं इस बात को समझाने के लिए मैंने ये बात ये लिख दी यहाँ पर। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, कमेंटिंग ऑलवेज हैव टू बी इन कॉन्टेक्स्ट। ये बात अपने पास नोट डाउन कर ले। कमेंटिंग हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है एज पर द गिवन सिनेरियो। खाली जनरलाइजेशंस नहीं हो सकती। जैसे एक एक गफलत जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। मीडियन 94 kg आया, मीडियन 78 kg आया, बच्चा पता है क्या कहेगा, द मीडियन ऑफ कंट्री पी इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ कंट्री क्यू। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बच्चे ने क्या कमेंट किया। एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होने वाला इससे कि मीडियन ऑफ कंट्री पी इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ कंट्री क्यू। इससे कोई इंप्रेस नहीं होने वाला, वो मार्क नहीं मिलेगा। इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ कंट्री क्यू इज ग्रेटर देन इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ कंट्री पी, इससे भी कोई इंप्रेस नहीं होने वाला, वो कोई मार्क नहीं मिलने वाला, दोनों मार्क्स जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ ये कहना कि इसका मीडियन इसकी मीडियन से ज्यादा है और इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज से ज्यादा है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो एग्जामिनर को भी नजर आ रहा है। अगर एक का मीडियन दूसरे से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं दो टीम्स को कंपेयर कर रहा होता, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, तो जिसका मीडियन स्कोर ज्यादा होता मैं कहता कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। एवरेज स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। ऑन एवरेज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात इन कॉन्टेक्स्ट होती। सिर्फ ये कह देना मीडियन इसका इससे ज्यादा है, इससे कुछ समझ नहीं आता, भेजे में नहीं घुसता। तो कमेंटिंग इन कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए एंड एज पर द गिवन सिनेरियो होनी चाहिए। तब यहां पर हम बात करते हैं, यहां बात हो रही है वेट की, तो हम ये कह सकते थे कि ऑन एवरेज द वेट्स of 17-year-old males in country P is more than that of country Q। लेकिन उसने मार्किंग स्कीम में कमेंट जो डायरेक्ट लिखा है, मैंने मार्किंग स्कीम के अल्फाज ही लिखे हैं, पीपल हैवियर इन P देन इन Q। क्योंकि मीडियन कंट्री P का ज्यादा है, क्योंकि मीडियन जो है कंट्री P का ज्यादा है, लिहाजा ये कहना कि मीडियन ऑफ कंट्री P इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ कंट्री Q, सॉरी मैं कुछ और कह रहा था, ये तो क्या गलत ही है जो मैं बता रहा हूँ। मीडियन ऑफ कंट्री P क्योंकि ज्यादा है, तो ये कहना कि ऑन एवरेज कंट्री पी के जो 17-year-old मेल्स है उनका वेट ज्यादा है, अपने अल्फाजों में भी बयान कर सकते हो, बट एग्जामिनर ने इसके लिए अल्फाज जो चुने वो ये कहा कि पीपल हैवी एंड पी देन की, कंट्री पी के लोग ज्यादा भारी, ज्यादा हैवियर है, वेट ज्यादा है उनका। अच्छा, इंटरक्वार्टर रेंज की बेसिस पर क्या कह रहा है, स्प्रेड की बात कर रहा है, और वेट का जिक्र भी कर रहा है, सिर्फ स्प्रेड नहीं कह रहा, कह रहा है वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू देन इन पी। बल्कि इसने देन इन पी लिखना भी मुनासिब नहीं समझा, मतलब जरूरी नहीं समझा।
सिर्फ इतना लिख दिया, वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू। वैसे कंपैरिजन करते हैं तो पूरा लिखते हैं, वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू देन इन पी। पूरा अल्फाज यही होने चाहिए, वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू देन इन पी। और मार्किंग स्कीम में लिख रही है और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, बट इसमें वेट्स का जिक्र आना चाहिए। सिर्फ ये कहना, अच्छा ये कमेंट जो मैंने पहला वाला दिया है इसके लिए मैंने मीडियन ऑफ बोथ डाटा सेट्स को कंपेयर किया है। मीडियन ऑफ बोथ डाटा सेट्स इज कंपेयर्ड। और जो दूसरा बुलेट पॉइंट है उसके लिए, उसमें मैंने इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ बोथ डाटा सेट्स को कंपेयर किया है। तो दोनों के मीडियन को कंपेयर किया, दोनों की इंटरक्वार्टाइल रेंज को कंपेयर किया। मीडियन को कंपेयर करके एक कमेंट किया और एक कमेंट मैंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। लेकिन सिर्फ ये नहीं कहा मैंने कि इसका मीडियन इससे ज्यादा है और इसका इंटरक्वार्टाइल, इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज इससे ज्यादा है, सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि मैंने उसको इन कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया। तो जिसका मीडियन ज्यादा था तो मैंने कहा उसके लोग ज्यादा भारी हैं, तो पीपल हैवियर इन पी देन क्यू, या मैं एवरेज वेट्स का जिक्र कर सकता था, अपने अल्फाजों में बयान कर सकता था। इसी तरह इंटरक्वार्टाइल रेंज क्योंकि क्यू की ज्यादा है तो उसके वेट्स मोर स्प्रेड आउट है। खैर यहाँ तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस होने का मतलब ये होता कि एवरेज वेट तो 78 kg आ रहा है, मीडियन वेट तो, लेकिन इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा होने का मतलब ये है कि वैल्यूज जो है मीडियन से फार अवे हैं। मतलब मीडियन इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस केस के अंदर, ये मतलब हो सकता था। खैर यहाँ तो मतलब तो यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ फिर भी इंटरक्वार्टाइल रेंज दोनों में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन फासला कम हो या ज्यादा कमेंट तो करना है। तो जिसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा है उसके वेट्स का स्प्रेड ज्यादा है, तो वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू। इसी तरह अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस होती जो जिसका इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा होती, हम कहते स्कोर्स, स्कोर्स मोर स्प्रेड आउट, ऑस्ट्रेलियन स्कोर, पाकिस्तानी स्कोर्स मोर स्प्रेड आउट देन ऑस्ट्रेलियन स्कोर्स। तो ये एक कमेंट हो सकता है। इट हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट। स्कोर्स हैं तो स्कोर्स हैं, अगर फुटबॉल टीम्स हैं उनके गोल्स की बात हो रही है तो गोल्स की बात हो रही होगी। दो रेसर्स हैं जो रेसिंग करते हैं, उनके, उन्होंने 5 रेसेस की हैं, उसमें उनका कोई टाइम होगा तो उसके हिसाब से कमेंट किया जा सकता था। अच्छा देखें, कमेंट भी कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। जिसका एवरेज टाइम ज्यादा होगा, जिसका एवरेज टाइम ज्यादा होगा वो रनर फास्टर होगा या स्लोअर होगा? अगर 5 रनर्स हैं, हाँ 5 रनर्स हैं और दोनों के पांच पांच, सॉरी 2 रनर्स हैं और दोनों के पिछले 5 रेसेस को कंपेयर किया जा रहा है, तो जिसका मीडियन ज्यादा आएगा, मीडियन टाइम ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो रेसर जो है ज्यादा टाइम ले रहा है ऑन एवरेज। ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब वो स्लोअर है। वेरी गुड, शाबाश। ज्यादा टाइम लेने का मतलब है वो स्लो भाग रहा है, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम कहेंगे ऑन एवरेज, अली और अहमद है मिसाल है, अली का मीडियन टाइम ज्यादा है तो हम कहें ऑन एवरेज अली इज स्लोअर देन अहमद। ये कमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के कमेंट जो प्रैक्टिकली हमें समझ आए और जो इन कॉन्टेक्स्ट हो, ऐसे कर रहे होंगे, वरना सिर्फ ये कहना इसका मीडियन से ज्यादा है, इसकी इंटरक्वार्टर से ज्यादा, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। इससे हमारे मार्क्स जाया हो जाएंगे, हमारा टाइम, इसमें हमें मतलब मार्क्स रिजल्ट, इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मार्क्स, और हम बिला वजह 2 नंबर खो देंगे। सही है। तो ये हमने थोड़ा कमेंटिंग के हवाले से बात की। आज थ्योरेटिकल गुफ्तगू मेरी काफी ज्यादा रही। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हवाले से जो है मैं इंशाल्लाह ये अगली क्लास में इसको मुकम्मल करूंगा और इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा। उसके बाद इस कैटेगरी के आप सवाल कर सकते हैं। तो अभी अभी आपके पास टाइम है कि अगर आपने जितना अब तक मैंने पढ़ाया उसको रिव्यू कर लें, और पुराने अगर P1 वगैरह के आपने टॉपिक्स वगैरह के सवाल नहीं किए तो उसको अभी आप पहले कर लें। साथ साथ मैं फिर इंशाल्लाह जब थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, उसको कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर आप इस कैटेगरी के सवाल करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही है जनाब। तो मेरे ख्याल से जितनी मैंने थ्योरेटिकल गुफ्तगू की है सबको समझ आ गई, सबको कमेंटिंग करने का तरीका पता चल गया कि किस तरह से कमेंटिंग करनी है। ये हम यूजुअली जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की तीसरी टाइप है उसके अंदर हम कमेंटिंग करते हैं। थ्योरेटिकल गुफ्तगू मैंने काफ़ी ज़्यादा की, स्क्यूनेस का जिक्र भी किया, और मैंने आपके सामने रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया कि वो मीन और मीन के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं।
मीडियन के साथ इंटरकोटाइल रेंज को देखते हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल गुफ्तगू बहरहाल की है, यकीनन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगी, देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, नोट्स भी आप रिव्यू कर सकते हैं, नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई है डिटेल के अंदर इंशाल्लाह। कोशिश किया करें जितना पढ़ाया करूँ उसको रेगुलर रिवाइज करते रहा करें ताकि चीज़ें जहन में बैठ जाएं। तो एक साथ एंड में बैठ के देखते हैं फिर कितनी चीज़ें याद नहीं आ रही होती, तो याद रखने का तरीका बेस्ट ये है कि आप रेगुलरली चीज़ों को रिव्यू करें। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी गुफ्तगू की, काफ़ी कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया। इस कैटेगरी को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुकम्मल करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।